अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम अपनी तमाम वीडियोस में फार्मास्यूटिकल को बेस बनाते हैं और उसी के एंगल से हमारी सारी डिस्कशन हो रही होती है। और फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री के अंदर बेतहाशा किस्म के सिस्टम और बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती है ताकि कोई भी ऑपरेशन को अपनी ऑप्टिमम पोजीशन पे परफॉर्म किया जा सके, ताकि उसकी परफॉर्मेंस 100% आपको मिल सके। और ये चीज़ें तभी पूरी होती हैं जब आपके पास बेहतरीन सिस्टम मौजूद हो, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हो। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक स्टडी पाई जाती है, एक सिस्टम पाया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी पाई जाती है। आज थोड़ी सी हम उसके बारे में बात करेंगे और वो है क्या चीज़ और वो क्या कहती है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स लगते हैं। तो थोड़ी सी हम उसको उस एक दो एंगल से बात करेंगे। मैं कोई लंबी स्लाइड्स दिखा के आपको बात नहीं करूंगा। अक्सर वीडियोस में स्लाइड्स चलती हैं, लोग स्लाइड्स की बेस बात करते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप 4 स्लाइड्स भी देख रहे हैं लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई 2 सेंटेंस किसी से सुनते हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस स्टडी पे हम बात करते हैं तो बेसिकली एक टर्म यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसको हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस स्टडी। तो आज हम देखेंगे कि ये स्टडी आपको कहती क्या है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के एंगल से ये होती है ज़्यादातर, और ये क्वालिटी एश्योरेंस इसको सुपरविजन करता है बहुत सी जगहों में। इस पे देखते हैं कि ये स्टडी आपको कहती क्या है। तो पहले इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, फिर इसमें कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट वे में हम देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये स्टडी कहलाती क्या है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्माकोविजिलेंस स्टडी है, बेसिकली ये आपको बताती है जब भी कोई आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले और उस प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसके पेशेंट पे या किसी जो उसके यूजर पॉइंट है उस पर क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उस स्टडी को स्टडी करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, उसकी पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट करना, ये फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहलाती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए इंडस्ट्री ने, साइट्स ने गाइडलाइन दिए कि इस डेटा को अगर कलेक्ट किया जाए तो इन इन पॉइंट्स को सामने रख के कलेक्ट किया जाए। जिसमें अगर हम नंबर 1 पॉइंट्स को देखें जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर लूँ कि लॉन्च करने से पहले स्टडी क्या होगी और लॉन्च करने से बाद क्या है। लॉन्च करने से पहले जो स्टडी होती है डेफिनेटली वो आपके फैक्ट्री के प्रीमिसेस के अंदर होती है। तो उसको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं, जिसमें आप एडवर्स स्टेबिलिटी के फैक्टर से किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं, R&D वर्क भी आप कर सकते हैं। उसको आप स्टेबिलिटी का डेटा की बेस पे भी आप देखते हैं कि या इसका अगर इसको ये कंडीशन दी जाए तो क्या इफेक्ट्स आ सकता है और ये कंडीशन न दी जाए तो क्या इसका क्या इफेक्ट है। यानी एडवर्स कंडीशन पर उसकी स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्चिंग से पहले आप इस सिनेरियो में इस क्राइटेरिया पे आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर लॉन्च जब आप कर देते हैं प्रोडक्ट को तो फिर किसी एंगल से देखेंगे। तो उसमें वो जो पॉइंट्स हम उसको जरा उसको भी डिस्कस कर देते हैं। इस पर नंबर 1 कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, मार्केट में गई, जाहिर सी बात है ये ज़्यादातर आपको पता है इसके यूजर्स कौन होते हैं, डॉक्टर्स होंगे या पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नर्स ने किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दी, इफेक्ट दिया, और उसने देखा कि वो एडमिटेड पेशेंट है, उसने देखा कि इसके 2 घंटे में 4 घंटे में क्या इफेक्ट है। पता चला कि 2 घंटे के बाद उसका कोई फॉरन रिवर्स इफेक्ट सामने आया। तो वो जो रिफेक्स इफेक्ट सामने आता है, एडवर्स इफेक्ट सामने आया फॉरन 2 घंटे में 4 घंटे में, इसको स्पॉन्टेनियस इफेक्ट कहते हैं। इस तरह की स्टडी को आप देख लिया जाएगा कि क्या इफेक्ट आया क्या नहीं आया, और वो जो स्टडी का डेटा कलेक्ट किया जाता है वो स्पॉन्टेनियस इफेक्ट कैटेगरी में आता है। इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड रिपोर्ट्स। ये आप कैसे कलेक्ट करेंगे, आप इसमें आप अपने पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है आपका, और आपका इंडस्ट्री का जो स्टाफ है, और डॉक्टर्स हैं जिसमें आप, नर्सिंग है जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं अपनी नई प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद। लोग बताते हैं कि आपके देखें हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, इसमें आप लोगों को जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, डॉक्टर स्टाफ खासकर, और जो नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर लोगों को दे रहा होता है, उनसे कहा जाता है कि आप इसका डेटा कलेक्ट करें। अगर आप किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो आप 2 महीने बाद उसको डेटा देखें, 6 महीने बाद इसका डेटा देखें, उसको क्या इफेक्ट आ रहा है। इस तरह का डेटा कलेक्शन, यानी लोगों को एक टाइम पीरियड के बाद जो स्टाफ होता है लोगों से फीडबैक लेके डेटा कलेक्ट करता है और उनके इफेक्ट्स को देखता है कि पेशेंट्स पे क्या इफेक्ट आए। तो
तो ये जो इफेक्टिव किस्म का डेटा एक पर्टिकुलर स्टडी के बाद जो आप कलेक्ट करते हैं, इसको स्टिमुलेटेड रिपोर्ट्स का डेटा कहते हैं आप। ये दूसरा फैक्टर है इस स्टडी को, फार्माकोविजिलेंस को स्टडी करने का दूसरा फैक्टर कहलाता है। फिर इसके बाद एक तीसरा फैक्टर है एक्टिव सर्विलेंस का फैक्टर। इसमें आप किस एंगल से आप देखते हैं, लेट सपोज इसमें जो है ना आपका पेशेंट है, आप किसी एडमिट जगह पे आपका पेशेंट है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपका पेशेंट एडमिट है और आप उस पर स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता है कि ये इस इफेक्ट क्या हो सकता है, वो चीज़ आपके सामने है, उसको आप स्टडी कर रहे हैं, पेशेंट पे अप्लाई करके आप देख रहे हैं और डेटा कलेक्टिव वे में आप देख रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, लोगों से रिपोर्टिंग ले रहे हैं और पता चल रहा है कि पेशेंट आपके सामने हॉस्पिटलाइज एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया के तौर पे आप काम कर रहे हैं और उस पर आप रिपोर्टेड ले रहे हैं 2 महीने में, 6 महीने में। तो इस तरह की स्टडी का जो केस होता है वो एक्टिव सर्विलेंस की केस कैटेगरी में आती है। आपका पेशेंट एक्टिव है आपके साथ, आप कलेक्टिवली एक्टिव डेटा आप कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये होगा तीसरा केस। एक चौथा केस इसमें आता है, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, यानी आप देखते हैं, फिर आप इसमें ये होता है कि आप कंपैरेटिवली बहुत सारे एरियाज में, एक बड़े एरिया लेवल के एरियाज में भी और छोटे एरियाज के लेवल में एक सर्वे करवाते हैं और वो एक स्टडी जो डोजेज जो आप नहीं लॉन्च करते हैं, इसको कुछ उन पेशेंट्स पे जो जिन पे अप्लाई नहीं होती और कुछ पेशेंट्स को लोगों को अप्लाई करके दोनों कैटेगरीज में आप डेटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जिनको ये मेडिसिन या जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उनको उन पे अप्लाई की तो क्या इफेक्ट आया और जिन पर नहीं अप्लाई की तो क्या इफेक्ट आया। इसको क्रॉस कंटामिनेशन के या क्रॉस के लेवल पे भी आप चेक करते हैं बायंगली, कि देखते हैं कि एक एरिया में क्या रिपोर्ट आ रही है और दूसरे एरिया में क्या आ रही है। ये बड़े लेवल पे भी आप चेक करते हैं और कुछ लोगों पे अप्लाई करके और कुछ पे अप्लाई न करके दोनों के रिजल्ट देख के आप स्टडी करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी कहलाती है वो कंपैरेटिव स्टडी कहलाती है। ये फार्माकोविजिलेंस स्टडी के कैटेगरी में ही आएगी। चौथा मेथड जो आपका ये अप्लाई होता है कि आप इस फार्माकोविजिलेंस स्टडी में डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद एक और आज चीज आ रही थी, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ये भी इसी कैटेगरी में आप चौथा पांचवा पॉइंट दिया गया, आप अगर स्टडी करेंगे तो कैसे देखेंगे। इस पर आप कोई भी एरिया का डेटा जो आपके पास होता है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं और बता दूं आपका, एक्टिव सर्विलेंस केस में एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो ये था कि आप जब किसी एरिया में स्टडी करते हैं, लेट सपोज आपको पता है कि हॉस्पिटल में आप एरिया में स्टडी कर रहे हैं, आप ये रिपोर्ट्स का डेटा आप किसी फार्मेसिकल एरिया से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपके पेशेंट आया, उसने प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर से नहीं ली और उसने ऑनलाइन से स्टडी देखी, उसने कहा कि ये मेडिसिन पर्पस के लिए है, और जैसे ओटीसी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसने आके फार्मेसी से ली और लेके चला गया और यूज़ कर ली। आप फार्मेसी के पास डेफिनेटली रिकॉर्ड्स भी आता है और उनके पास नंबर्स भी होते हैं, वो भी उनको भी कहा जा सकता है कि आपने जो मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन दिए डॉक्टर लोग आपसे लेके जा रहे हैं, हमें इनका डेटा दिया जाए। तो ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग भी आपको डेटा सपोर्टिवली देते हैं इनडायरेक्टली। इस किस्म का डेटा भी जो है ना वो आपका एक्टिव सर्विलेंस के केस में आता है। इसमें एक और चीज़ भी और भी है, लेट सपोज आपने डेटा किसी क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से लिया। जाहिर है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है और सारे रीजंस लिखे होते हैं कि पेशेंट किस केस में आया, उनसे भी आप इनडायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो एक्टिव सर्विलेंस के केस में आएगा कि आपका जो डेटा सारा कलेक्ट हुआ फार्माकोविजिलेंस के सपोर्ट में, वो इस कैटेगरी का इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आता है इसके अंदर। फिर हम बात करें अगले के डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में क्या, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है कि आपके पास जितने भी डेटा कलेक्ट हैं उनको रजिस्टर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, रिपोर्ट फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म का सर्वे चला सकते हैं आप तो उनसे भी आप डेटा ले सकते हैं। आपने एक स्टडी का ऑनलाइन चला दिया सिस्टम कि ये भी इसके बारे में फीडबैक दिया जाए। समटाइम्स आप देखते हैं किसी जगह में आपको फॉर्म फिल हो रहे होते हैं कि आप ये यूज़ करें हमारा डेटा, हम आपके पास रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, एक सर्वे फॉर्म आप चलाते हैं, उनसे भी आपके पास एक डेटा आता है, उसको रजिस्टर्ड फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पूरा लिखते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में के केस में आपके पास आता है। तो फ्रेंड्स ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिनके एंगल पे आप किसी भी फार्माकोविजिलेंस स्टडी को आप स्टडी करते हैं फार्मा के अंदर रहते हुए। मकसद ये है कि ये जो स्टडी होती है, जो मेथड है फार्माकोविजिलेंस, ये आपको बेसिकली सिर्फ ये बताता है कोई भी न्यू प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करने जा रहे होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट को आप लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के बाद आप निकालते हैं, उस पर एक टाइम पीरियड लगता है, उस सारी स्टडी का जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, इस स्टडी को फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहते हैं। होपफुली कि आपको क्लियरली हो गया होगा कि ये टर्म क्यों यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं।
तो वो डेफिनेटली आपको क्लियर होंगे। इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो के साथ आते हैं, किसी और टेक्निकल पॉइंट को सामने लेके आएंगे, किसी और डेटा को सामने लेके आएंगे, किसी और इंस्ट्रूमेंटल इफेक्टिविटी को भी सामने लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।